Hello anchors, welcome back to Sure Increment. Today we will start our another video of previous year questions. In this video we will discuss previous year questions of retail banking and wealth management. So let us start our first question. Also we are offering JIB complete course at the price of only 1450. So you must visit our Telegram group. Our Telegram group name is Sure Increment JIB. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी हमारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट में आपको मिलेगा क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज जो होंगे, आपको MCQs मिलेंगे, ये भी चैप्टर वाइज रहेंगे चारों बुक्स के। इसके अलावा आपको मिसलेनियस MCQs मिलेंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें, एंड इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। सो अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है so please you must visit our Telegram channel. According to the RBI directives regarding savings bank account of minors, which of the following statement are correct? RBI डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग जो माइनर के बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके लिए नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी सही है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ माइनर्स सोल अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय द माइनर इफ दे आर 10 years ओल्ड और ओल्डर प्रोवाइडेड दे कैन रीड एंड राइट अ रिकॉग्नाइज लैंग्वेज। तो जो एक सोल माइनर का जो अकाउंट होता है, जो जॉइंट नहीं होता, सिर्फ माइनर का अकाउंट होता है, वो एक माइनर ऑपरेट कर सकता है कब? जब वो 10 साल या 10 साल से ऊपर हो जाए, प्रोवाइडेड कि उसे पढ़ना और लिखना आता हो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अकाउंट्स ऑफ माइनर बिलो द एज ऑफ 10 years कैन ओनली बी ओपनड इफ दे आर ऑपरेटेड बाय अ नेचुरल गार्जियन। कि अगर कोई माइनर 10 साल से नीचे है वो तभी अकाउंट मैनेज या ओपन होगा जब उसके साथ कोई नेचुरल गार्जियन होगा, एंड यस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज मैक्सिमम बैलेंस फॉर अ माइनर्स अकाउंट कैन नेवर एक्सीड 1 लाख रुपीज़। किसी भी माइनर अकाउंट में जो मैक्सिमम बैलेंस है वो 1 लाख से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा कोई RBI का डायरेक्टिव नहीं है। 1 लाख रुपये जो ईयरली का वो है वो BSBDA का है, माइनर के लिए ऐसा कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। Option 4 checkbook facility is not allowed for minors under any circumstances. माइनर्स के लिए चेकबुक फैसिलिटी किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर अलाउड नहीं है, माइनर्स को भी चेकबुक फैसिलिटी दी जा सकती है बैंक के द्वारा। सो द ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। ऑप्शन 5 इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द माइनर मस्ट बी वेरीफाइड यूजिंग ए वैलिड सर्टिफिकेट एंड रिकॉर्डेड प्रॉपरली। दिस ऑप्शन जो डेट ऑफ बर्थ है वो माइनर का, वो एक वैलिड सर्टिफिकेट लाइक बर्थ सर्टिफिकेट से वेरीफाई किया जाना चाहिए और अपने रिकॉर्ड में रखना चाहिए। ये पार्शियल ठीक है, जो 10 years से बिलो हैं या उससे कम एज के बच्चे हैं उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट बैंक कभी कभी डिमांड करता है, बट इफ़ सम माइनर इज़ 10 year ओल्ड और अबव तो उनका आधार और पैन से भी अकाउंट खोला जा सकता है। सो इन दिस ऑप्शन 5 इज partially correct, partially wrong, but it is not completely correct. So we'll count this option as a wrong option. So as we can see option 1 and 2 is correct. So option कौन सा सही होगा इसमें से? Option 4, both 1 and 2 are correct. So let us read some explanation regarding to this. The question tests knowledge of RBI guidelines for a minor operated savings account. ये क्वेश्चन आपकी कौन सी नॉलेज को टेस्ट करता है कि RBI की जो गाइडलाइंस है माइनर अकाउंट को लेके, माइनर ऑपरेटेड सेविंग्स अकाउंट को लेके, उस पर ये क्वेश्चन फोकस करता है। So eligibility for a minor to open their own account, they must be 10 year older and capable of understanding the rules. तो एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है कि वो कम से कम 10 साल के हों या उससे बड़े हों और जो भी रूल्स हैं उसको समझने की उनमें कैपेबिलिटी हो, वो रीड कर सकें जो भी रूल्स बैंक की तरफ से दिए गए हैं, उनमें एक इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो रूल्स को समझ सकें। अकाउंट फॉर माइनर्स बिलो 10, दीज मस्ट बी ऑपरेटेड बाय नेचुरल गार्जियन और पेरेंट। जो 10 साल से नीचे के अकाउंट होते हैं माइनर्स के, वो नेचुरल गार्जियन के से ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। ये यूजुअल केस में क्या होते हैं, उनके पेरेंट होते हैं। क्वेश्चन इंक्लूड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मैक्सिमम बैलेंस, चेकबुक फैसिलिटी एंड वेरिफिकेशन रूल्स। जो 3, 4 एंड 5 ऑप्शंस थे जिसमें बैलेंस का ऑप्शन था, एक चेकबुक का था और वेरिफिकेशन रूल था, ये जो है वो गलत ऑप्शन है। सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। सो आई होप जो माइनर बैंक को लेके RBI के डायरेक्टिव्स हैं वो इससे आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑल्सो थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Which of the following statements about the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT are correct? अब स्विफ्ट के बारे में नीचे 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वन बाय वन हम देखते हैं कौन सी सही है और कौन सी गलत है। फर्स्ट इज स्विफ्ट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्विफ्ट क्या प्रोवाइड करता है? एक ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एंड दिस इज करेक्ट। सेकेंड इज स्विफ्ट हैंडल्स द सेटलमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स। स्विफ्ट क्या करता है? वो हैंडल नहीं करता है जो फंड सेटलमेंट होता है, वो स्विफ्ट का काम नहीं है। आगे हम आंसर में इसका देखेंगे कि इसकी जगह क्या होना चाहिए था। राइट नाउ ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 3 इज स्विफ्ट मैसेजिंग इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन लाइक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग। अब स्विफ्ट मैसेजिंग किसके लिए यूज होता है? ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र होती है या सिक्योरिटीज ट्रेडिंग होती है, उसके लिए स्विफ्ट का बेसिकली यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। स्विफ्ट मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड टू इंश्योर सिक्योरिटी। स्विफ्ट मैसेज क्या इनक्रिप्टेड भी होते हैं और ऑथेंटिकेटेड भी होते हैं ताकि पूरी सिक्योरिटी का इसमें इंश्योरेंस मिल सके। सो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन 5 स्विफ्ट इज लिमिटेड टू डोमेस्टिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विद इन ए सिंगल कंट्री। स्विफ्ट क्या है? एक लिमिटेड एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में ही काम आता है। तो ऑप्शन ये गलत है, बिकॉज स्विफ्ट की बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये वर्ल्ड वाइड काम करता है, तो ये डोमेस्टिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ नहीं होता है, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। सो एज वी कैन सी ऑप्शन 1, 3 and 4 are correct. Option 2 and 5 are wrong here. So the correct option for this question is option 1, 3, 4 are correct. Option 5 is correct. Let us read some explanation regarding to this. स्विफ्ट क्या करता है? स्विफ्ट हैंडल्स द सेटलमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स। जो हमारा ऑप्शन 2 था वो ये था कि स्विफ्ट हैंडल्स, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि स्विफ्ट हैंडल्स द सेटलमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स। तो इसका क्या है? दिस इज इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। स्विफ्ट itself does not handle fund settlement. It is a messaging network. The actual settlement of funds occurs through correspondent banks, relationship or other settlement system. अब ये जो इसमें सेकंड ऑप्शन में आपको बता रखा था कि स्विफ्ट हैंडल करता है सेटलमेंट ऑफ फंड्स का, ये गलत है। स्विफ्ट क्या है? वो हैंडल नहीं करता। स्विफ्ट itself ये क्या है? मैसेजिंग नेटवर्क है। जो एक्चुअल सेटलमेंट ऑफ फंड्स होते हैं वो बैंकों के अंदर होते हैं और कुछ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है फंड सेटल होते हैं। सो जो ऑप्शन 2 था वो इसके कारण गलत था। नेक्स्ट जो ऑप्शन 5 था, स्विफ्ट इज़ लिमिटेड टू डोमेस्टिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विद इन ए सिंगल कंट्री। स्विफ्ट जो है एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर डोमेस्टिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को ही हैंडल करता है एक सिंगल कंट्री के अंदर, जो कि ऑप्शन गलत था। दिस इज इनकरेक्ट। स्विफ्ट इज ग्लोबल नेटवर्क प्राइमरली डिजाइन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस ऑल्दो इट कैन बी यूज डोमेस्टिकली इन सम केसेस। अब ये ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि स्विफ्ट जो है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है और इसका प्राइमरीली जो इसे डिज़ाइन किया गया था वो इसीलिए किया गया था ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में इसका यूज़ किया जा सके। बट फिर भी कुछ केसेस में जो स्विफ्ट है वो डोमेस्टिकली भी यूज़ किया जा सकता है। सो आई होप आपको स्विफ्ट के बारे में सब समझ आया होगा। सो बैंकर्स, अगर आपको अभी ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर कॉलीग्स। सो लेट अस discuss our next question. Which of the following statements about Maslow's theory of physiological needs are correct? मैस्लो थ्योरी रिटेल बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। हर एग्जाम में हर बार इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, तो मैस्लो थ्योरी को ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। मैस्लोस थ्योरी ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द मोस्ट बेसिक एंड फाउंडेशनल इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो सबसे बेसिक और फाउंडेशनल नीड्स हैं किसके अंदर? मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड इज फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड इमोशनल वेलबींग एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ऐसा नहीं है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं। ऑप्शन थर्ड इज दीज नीड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्वाइवल सच एज फूड, वाटर एंड शेल्टर। इस नीड्स क्या होती हैं? ये डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं सर्वाइवल से, जैसे कि खाने से, पानी से और शेल्टर से। सो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो कहते हैं मोस्ट बेसिक नीड्स होती हैं, दैट इज़ वाई ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है।
ऑप्शन फोर्थ इज फुलफिलमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स इज नेसेसरी बिफोर हायर लेवल नीड्स लाइक सेफ्टी एंड एस्टीम कैन बी एड्रेस्ड। फिजियोलॉजिकल नीड्स का फुलफिलमेंट होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो आगे की तरफ जो हायर लेवल ऑफ नीड्स हैं लाइक सेफ्टी और एस्टीम की तरफ इंसान जा सके। अब ये ऑप्शन तो वैसे करेक्ट है, पार्शियली दिस इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में पूछा गया है, उसका रिलेशन अदर नीड्स के बारे में नहीं पूछा गया। सो ऑप्शन 4 आर पार्शियली करेक्ट बट नॉट completely correct, so we will count this option as a wrong one. Option 5th is physiological needs include creativity and self expression. फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। सो पांचों ऑप्शन में से हमने देखा कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंडर करेक्ट आ रहे हैं। सो इन सभी ऑप्शंस में से ऑप्शन 4 जो कि बता रहा है बोथ ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट, सही ऑप्शन होगा। So let us read some explanation regarding to this. First option was physiological needs are most basic and foundational in Maslow hierarchy of needs. Physiological needs form the foundation of Maslow hierarchy and represent the most fundamental human requirements. जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो क्या है, फाउंडेशन है किसकी, मैस्लो हायरार्की की, और क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन सर्वाइवल रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जो सेकंड ऑप्शन था वो क्या था कि फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड इमोशनल वेलबींग एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये ऑप्शन गलत था, क्यों? इमोशनल वेलबींग एंड बिलोंगिंग फॉल अंडर हायर लेवल्स इन मैस्लो हायरार्की, स्पेसिफिकली अंडर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। ये जो इमोशनल वेलबींग और सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाली जो नीड है वो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में लाई करती हैं, फिजियोलॉजिकल में लाई नहीं करती, तो ये इनकरेक्ट होगा। These needs are directly related to survival such as food, water and shelter. जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो इनसे रिलेट करती हैं, ये जो हमने पहले ऑप्शंस में पढ़ा था। फोर्थ इज फुलफिलमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स इज नेसेसरी बिफोर हायर लेवल नीड्स लाइक सेफ्टी एंड एस्टीम कैन बी एड्रेस्ड। सो ये पार्शियली करेक्ट होगा, इसके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था। क्यों करेक्ट होगा? बिकॉज इसमें जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स से रिलेशन दिखाया गया है, कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में नहीं बताया गया। And the last option is physiological needs include creativity and self-expression. Creativity and self-expression belong to higher level of need of self-actualization में लाई करते हैं क्या, creativity and self-expression। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आई थिंक ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको समझाया जा रहा है इस एक पूरे क्वेश्चन से, कि अगर मैस्लो थ्योरी में फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में कुछ आता है और अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और इसके जो ऑप्शंस है एक्सप्लेनेशन आपने प्रॉपरली समझी है, तो आई डोंट थिंक आपको इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आया तो कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI आर करेक्ट। NPCI के बारे में 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। NPCI रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट सिस्टम। जो NPCI है वो नेफ्ट सिस्टम को मैनेज करता है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेफ्ट को कौन मैनेज करता है? RBI। NPCI ऑपरेट्स द इमीडिएट पेमेंट सिस्टम फॉर रियल टाइम मनी ट्रांसफर्स। NPCI IMPS को हैंडल करता है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। IMPS को कौन हैंडल करता है? NPCI। थर्ड ऑप्शन NPCI was established to provide services for cross-border payments between India and other countries. This option is wrong. NPCI cross-border payments को handle नहीं करता है। Fourth is NPCI developed the UPI platform for mobile-based payments. And this option is correct. जो NPCI है उन्होंने ही UPI को डेवलप किया था, एंड UPI के बारे में हम सब जानते हैं कि क्या फंक्शंस हैं, कैसे कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज NPCI इज ए प्राइवेट एंटिटी ओन्ड बाय कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। NPCI एक प्राइवेट एंटिटी नहीं है, ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है। इसके बारे में हम आगे ऑप्शंस में पढ़ेंगे। सो इन सभी ऑप्शंस में से देखते हैं कि ऑप्शन 2 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज राइट हियर। सो लेट अस रीड सम एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। वी विल डिस्कस ओनली द इनकरेक्ट वंस, बिकॉज करेक्ट वन तो हमने ऊपर बता दिया है कि क्यों करेक्ट था। सो ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन 4 वॉज करेक्ट। सो इनकरेक्ट वन देखते हैं। NPCI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट सिस्टम। अब यहाँ देखते हैं, वाइल NPCI मैनेजेस वेरियस पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, द नेफ्ट सिस्टम इज मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉट NPCI। जो नेफ्ट सिस्टम है उसे RBI करता है, जो नेफ्ट है वो RBI हैंडल करता है, और जो IMPS है उसे NPCI हैंडल करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
Next incorrect option was NPCI was established to provide services for cross-border payments between India and other countries. NPCI focus on domestic payment system and does not directly manage cross-border payments, although it facilitates domestic payments and remittances. ये NPCI क्या करता है? NPCI क्या करता है? बेसिकली फोकस करता है डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम को ही, और ये डायरेक्टली जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में को डील नहीं करता है. तो आई होप आपको ये वाला जो इनकरेक्ट ऑप्शन है ये भी समझ आया होगा. Last option was NPCI is a private entity owned by a consortium of banks and financial institutions. NPCI is a non-profit organization and is owned by a consortium of major banks in India, but it is not a private entity. NPCI क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ, हालांकि ये कंजोर्शियम ऑफ मेजर बैंक्स इन इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है, बट ये एक प्राइवेट एंटिटी नहीं है. तो आई होप आपको NPCI के बारे में सब समझ आया होगा कि NPCI नेफ्ट को हैंडल नहीं करता है, RBI हैंडल करता है. NPCI किसको ऑपरेट करता है? IMPS को ऑपरेट करता है. NPCI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में डील नहीं करता है. NPCI ने UPI को डेवलप किया है, और NPCI एक नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है, और इसे कंजोर्शियम ऑफ मेजर बैंक्स होल्ड करते हैं, ओन करते हैं. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. Let us move to our last question of this video. Which of the following statements about the central KYC registry CKYCR are correct? CKYCR के बारे में 5 ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन 1 इज CKYCR is a centralized repository of KYC records for all financial institution in India. CKYCR क्या है? एक सेंट्रल रिपोजिटरी है किसकी? KYC की, KYC रिकॉर्ड्स की. किसके लिए? ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए. हाँ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. CKYC क्या है? एक सेंट्रल रिपोजिटरी है. ऑप्शन सेकंड इज इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स टू रजिस्टर विद CKYCR बिफोर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. सो सभी इंडिविजुअल्स के लिए मैंडेटरी तो है CKYCR, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी बिफोर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट से पहले होना ज़रूरी नहीं है. बैंक अकाउंट ओपन जब आप दे के आते हैं ओपन करने के लिए, उसके बाद आपका CKYCR प्रोसेस हो जाता है. आपको एक CKYCR नंबर अलॉट हो जाता है, और वो क्या होता है? रिपोजिटरी में जमा हो जाता है, जिससे फिर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसका एक्सेस कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग. CKYCR allow financial institutions to access and verify KYC detail of customers for various services. Yes, option this option is correct. CKYC क्या करता है? अलाउ करता है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो डिटेल्स को एक्सेस कर सकें और वेरीफाई कर सकें KYC डिटेल्स कस्टमर्स की. Option 4. So this option is correct and option 1 is correct. Next option is only banks are allowed to use CKYCR for accessing KYC information. ऐसा नहीं है, सिर्फ बैंक्स नहीं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी CKYCR को एक्सेस कर सकते हैं. सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज CKYCR इज मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. CKYCR जो है वो RBI की तरफ से मैनेज नहीं किया जाता है. किसकी तरफ से किया जाता है वो हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं. सो यहाँ हमने क्या देखा कि ऑप्शन फर्स्ट सही है और ऑप्शन थर्ड सही है. सो इन ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट बिकॉज बोथ 1 and 3 आर करेक्ट. सो लेट अस रीड सम एक्सप्लेनेशन. वी विल डिस्कस ओनली द इनकरेक्ट वंस बिकॉज वी नो हमने ऊपर करेक्ट वंस को हमने डिस्कस कर लिया था. सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स टू रजिस्टर विद CKYC बिफोर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. While CKYCR aims to streamline the KYC process, it is not mandatory for every individual to register with CKYCR before opening a bank account, though banks may rely on the CKYCR on verification. अब इसमें क्या बोला गया है? हालांकि बैंक क्या है वो CKYCR के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो KYC वहाँ से उनकी वेरिफिकेशन हो जाए, बट कस्टमर्स को ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अपना बैंक अकाउंट ओपन होने से पहले CKYCR प्रोसेस को कंप्लीट करें. सो दिस ऑप्शन इज incorrect in this way. So next incorrect question was only banks are allowed to CKYCR for accessing KYC information. CKYCR can be accessed by various financial institutions, not just banks, to verify the KYC information. वही जो हमने ऊपर बात की कि CKYCR क्या है, सिर्फ बैंक्स ही एक्सेस नहीं कर सकते, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसे एक्सेस कर सकते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सकें अपने कस्टमर्स की KYC information. So next incorrect question was CKYCR is managed by Reserve Bank of India. CKYCR managed by Central Registry of Securitization and Asset Reconstruction and Security Interest of India, SARSAI, not RBI. This is important. जो CKYCR है उसे कौन मैनेज करता है? उसे मैनेज करता है SARSAI.
कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा सका है। कन्फ्यूजन हो जाती है, CKYCR कौन हैंडल करता है, RBI हैंडल करता है, RBI हैंडल नहीं करता है। याद रखिएगा कौन इसे हैंडल करता है, सरसाई हैंडल करता है। और सरसाई की फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। सरसाई की फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सरसाई की जो फुल फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि CKYCR को कौन मैनेज करता है, सरसाई मैनेज करता है। सभी पांचों क्वेश्चन जो इस वीडियो में थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले एग्ज़ाम में इन्हीं पांचों क्वेश्चन से 11 से 12 मार्क्स का जो था वो एग्ज़ाम आया था। सो इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ के जाइएगा, इनमें से इस बार भी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर कलीग्स।